हेलो फ्रेंड, इतिहास समय को चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, कैसे पृथ्वी के अवधि को, समय को महाकल्प, युग और काल या पीरियड में बांटा गया है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और जीवन का प्रारंभ। पहले भाग में हम यह बताए थे कि कैसे पृथ्वी के इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे महाकल्पों की संख्या 5 थी और महाकल्प से छोटा युग था। युग को 4 भागों में बांटा गया है और युग से छोटा काल था और काल को लगभग 18 भागों में बांटा गया है। और काल के ही अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था किस काल में क्या एक्टिविटी हुई, मतलब किस काल में किस पर्वत श्रृंखला का उद्भव हुआ, किस काल में किस जीव उत्पन्न हुआ, किस काल में कैसा परिवर्तन हुआ, क्या उतार चढ़ाव रहा। यह सब हम लोग काल के अंतर्गत पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी पर मानव का सर्वप्रथम उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है मित्रों। लेकिन डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है कि मानव ने किस प्रकार से एक क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वर्तमान स्वरूप में आया। वर्तमान स्वरूप में क्या है, आया। और यह काल था प्रातिनूतन काल। प्रातिनूतन काल को प्लायोसीन काल भी कहा जाता है और यह टर्सरी युग के अंतर्गत आता है। टर्सरी युग या तृतीय युग के अंतर्गत आता है। टर्सरी युग या प्लायोसीन काल का प्रारंभ लगभग 1.1 से लेकर 10 लाख वर्ष माना जाता है। 10 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है मित्रों। तृतीय युग जिसे हम टर्सरी युग कहते हैं, टर्सरी युग में कुल 5 काल है। जो पहला काल है वो पेलियोसीन काल, यह 7 करोड़ से लेकर 6 करोड़ वर्ष पूर्व है। और जो दूसरा है वो है इयोसीन काल। इयोसीन काल लगभग 6 करोड़ से लेकर 4 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। और जो तीसरा है ओलिगोसीन काल। ओलिगोसीन काल 4.2 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। और ये जो चौथा है नायोसीन काल या मायोसीन काल भी इसे कहते हैं, यह लगभग 2.5 करोड़ ईसा पूर्व से लेकर 1.1 करोड़ ईसा पूर्व तक है। और जो प्लायोसीन काल है जिसमें मनुष्य यानी मानव सर्वप्रथम विकास क्रम की ओर अग्रसर हुए, यह 1.1 से लेकर 10 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और इसी काल में रामाफिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे मानव का उद्भव हुआ। मानव का जो आदि पूर्वज है मित्रों, वह है रामाफिथेकस। रामाफिथेकस जो है वो लगभग 3 करोड़ ईसा पूर्व से लेकर 2 करोड़ ईसा पूर्व के बीच में था। और रामाफिथेकस के बाद जो मानव आता है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये जो मानव है यही प्लायोसीन काल में होता है। और यहाँ से मानव जीवन
की एक निरंतरता की श्रृंखला हमें मिलती है। इसलिए प्लायोसीन काल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का काल है। और प्लायोसीन काल का प्रारंभ 1.1 से लेकर 10 लाख ईसा पूर्व है। मित्रों, अगर हम भारत की बात करें, भारत का ये जो पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, वह 10 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, यानी प्लीस्टोसीन काल। क्योंकि प्लायोसीन जो काल है यह 1.1 से लेकर 10 लाख वर्ष पूर्व है, लेकिन 10 लाख वर्ष पूर्व के बाद जो काल आता है वो चतुर्थ युग में चला जाता है। और चतुर्थ युग में जो पहला काल है वो प्लीस्टोसीन काल है। जो प्लीस्टोसीन काल है वह 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। और भारत का ये जो पूरा पाषाण काल है वह लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जो प्लीस्टोसीन काल के अंतर्गत आता है। हालांकि कुछ नया शोध हुआ है महाराष्ट्र के बोरी से, तो वहाँ पर भी वह शोध का विषय बना हुआ है। अगर वहाँ का जो मानव का अवशेष प्राप्त हुआ है, अगर उसे ऐसा मतलब कहा जाता है कि वहाँ का जो मानव अवशेष मिला है वो लगभग 14 या 15 लाख ईसा पूर्व 15 लाख ईसा पूर्व इतना पुराना है। लेकिन यह अभी शोध का विषय है, ये हमारे लिए ये अभी कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए बस यही जानकारी होनी चाहिए कि भारत का यह जो पूरा पाषाण काल है वो 5 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जो प्लीस्टोसीन काल से चलता है। और ये प्लीस्टोसीन काल चतुर्थ युग के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे मानव का विकास। आज जो वर्तमान में मानव है उसका विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि धरती पर लगभग 25 करोड़ वर्ष, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है मित्र, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है 25 करोड़ वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति एक क्रमिक विकास का परिणाम था। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर एक ऐसे प्राणी जिसे हम मेमल्स कहते हैं, मेमल्स अपने मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को जीवित रखा और यह स्तनधारी था। और यही कहीं न कहीं मानव जीवन के लिए, मानव के विकास के लिए एक आधार बना। क्या बना? आधार बना, जो आगे चलकर कई सम प्राणियों में क्या हुए, विकसित हुए। और उसी सम प्राणियों की बात करें तो सम प्राणी मतलब ऐसे स्तनधारी जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो। जैसे हम बात करें तो कपी या महाकपी, जिसे हम वानर भी कह सकते हैं, लंगूर भी कह सकते हैं, गौरिल्ला और छछूंदर। और ये जो प्राणी थे, इसी प्राणियों में ये जो स्तनधारी प्राणी थे, इन्हीं प्राणियों में एक था महाकपि या वानर। ऐसा विद्वान कहते हैं कि इन्हीं महाकपियों में से मनुष्य का उद्भव हुआ है, या मनुष्य निकलकर वर्तमान स्वरूप धारण किया। तो अब हम बात करेंगे रामाफिथेकस। यह जो रामाफिथेकस है फ्रेंड, ये जो रामाफिथेकस है यह लगभग 3 करोड़ से लेकर 2 करोड़ ईसा पूर्व यह धरती पर रहता था। यह वर्तमान ये जो अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका के घनघोर जंगल में रहते थे। और इन्हीं रामाफिथेकस ये जो प्राणी थे, यह मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। हालांकि
आदि पूर्वज अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये जो दूसरा है, क्योंकि यहाँ से हमें मानव का एक क्रमिक विकास मिलता है। लेकिन रामापिथेकस एक ऐसा मानव था जो पहली बार दक्षिणी अफ्रीका से घने जंगलों से निकलकर मैदानी भागों में रहने के लिए आए। इसलिए हम मान सकते हैं रामापिथेकस को भी आदि पूर्वज मान सकते हैं। और हम बात करें अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस यह मैदानी भागों में रहना चालू हुआ। इसकी खोज 1994 में हुआ था और यह वर्तमान दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल एक प्रांत था। वहाँ पर नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ वहाँ पर एक टोंग स्थान था। टोंग स्थान पहाड़ी क्षेत्र था और वहाँ चूने की एक खदान या चूना पत्थर भी बोल सकते हैं। चूने के खदान या चूने के पत्थर से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त किए थे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित है। और यह जो मानव था यह आधुनिक मानव का आदि पूर्वज था। इसे ही क्योंकि यहाँ से एक क्रमिक विकास मिलता है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो स्वयं को परिवर्तित करते हैं और यहाँ से हमें एक क्रमबद्ध परिवर्तन मिलता है। अब देखिए होमो हैबिलस देखिए सर्वप्रथम हाथों का प्रयोग करने वाला मानव, और साथ ही साथ जब रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी हुई, पूरा नहीं थोड़ा सीधी हुई, तो यह पहली बार हाथ का प्रयोग किया। यानी कि जब रीढ़ की हड्डी सीधी हुई यानी बंदरों से थोड़ा सीधी हुई तो क्या है, हाथ का भी प्रयोग होगा। जब हाथ का प्रयोग होगा तो कहीं ना कहीं उपयोग होगा, तभी तो हाथ का प्रयोग होगा। यानी शिकार करने में, किसी चीज़ को पकड़ने में या किसी चीज़ को तोड़ने के लिए। तो ये जो मानव हैबिलस है सर्वप्रथम औजार बनाना प्रारंभ किया है। इसीलिए मित्रों इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने कहा है कि मैन इज़ द टूल्स मेकिंग एनिमल, यानी कि मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा। यानी मानव क्या है, औजार बनाने वाला प्राणी। तो औजार बनाने की ये जो परंपरा है कहाँ से चालू हुई, होमो हैबिलस द्वारा। देखिए होमो हैबिलस द्वारा सर्वप्रथम। अब जो चौथा है मानव, इसके बाद जो चौथा आता है हेडनबर्ग मानव। देखिए हेडनबर्ग मानव यूरोप में, यह हेडनबर्ग मानव और यूरोप में ही कुछ वर्षों बाद इसकी खात्मा हो जाती है। यानी कि इस जाति के जो मानव हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और हम बात करें होमो इरेक्टस। देखिए होमो इरेक्टस के अंतर्गत जो दो शाखाएं, एक जावा जो इंडोनेशिया से प्राप्त हुआ है, यह जो मानव था यह होमो हैबिलस की अपेक्षा इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी थी, इसलिए यह हाथों का खुलकर प्रयोग करता था जावा मानव। और ये नरभक्षी था और आग की खोज करने वाला, सर्वप्रथम आग की खोज करने वाला यही जावा मानव ही था। हम बात करें पीकिंग का, तो ये जो पीकिंग मानव था यह भी क्या है, नरभक्षी मानव था। और पीकिंग मानव का ये जो रीढ़ की हड्डी है जावा मानव की अपेक्षा अधिक सीधी थी, इसलिए पीकिंग मानव जो है ये हाथों का खुलकर अत्यधिक प्रयोग किया। यानी कि अधिक से अधिक जो इनका कार्य था ये हाथों द्वारा स्वतंत्र रूप से होता था। देखिए जावा मानव को पिथेकैंथ्रोपस मानव कहा जाता है और पीकिंग मानव को सिनेथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा जाता है। ठीक है मित्रों। और ये जो पीकिंग मानव है
जो चीन से पीकिंग मानव के अवशेष प्राप्त हुए, लगभग 40 से भी ज़्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं इनका, पीकिंग मानव का। अब हम बात करेंगे निएंडरथल मानव। ये जो है निएंडरथल मानव, ये जो है निएंडरथल मानव। अगर हम निएंडरथल मानव की बात करें तो इसे संस्कारी मानव कहा जाता है। इन्हें संस्कारी मानव कहा जाता होगा तो कुछ विशेषता रही होंगी। मित्रों, इनके जो कब्र मिले हैं, कब्र कुछ विशिष्ट प्रकार के मिले। अगर हम मादा की बात करें तो मादा को दफनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, उनके शरीर को मोड़ देते थे, यानी पैर को मोड़कर, हाथ को मोड़कर तब दफनाते थे। अब हम नर की बात करें तो नर को दफनाने से पूर्व उनके सर की ओर पत्थर की एक पट्टिका रख देते थे, और यह एक निश्चित प्रकार था। कहीं न कहीं यह धारणा विद्वानों में मतलब जागती है कि ये कहीं न कहीं एक सिस्टमेटिक तरीका चालू हो गया था पारलौकिक से संबंधित। तो इसलिए विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि यह मानव कहीं न कहीं पारलौकिक में यानी आत्मा की अमरता में विश्वास करता था। इसलिए विद्वानों ने इसे क्या कहा, संस्कारी मानव। और ये जो होमो निएंडरथल जो अवशेष प्राप्त हुआ, यह एक बालक का है, यह एक आदि मानव बालक का है जो निएंडरथल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और यह जो मानव है, ये जो मानव का अवशेष प्राप्त हुआ है मित्रों, इनके चारों ओर लगभग 5 या 6 बकरी के सींग मिले हैं। और मित्र, इनकी विशेषता जो है निएंडरथल मानव का, इन्हें संस्कारी मानव कहा जाता है, निएंडरथल मानव। और इन्हें अक्षरों का ज्ञान था और आग का प्रयोग बड़े पैमाने पर करने वाले यही मानव थे। कौन मानव? निएंडरथल मानव। अभी हम लोग ऊपर देखे जावा मानव आग का खोज किया था, उन्हें जानकारी हो गया था, लेकिन उपयोग नहीं कर पाए उतना जितना कि निएंडरथल मानव किए थे। यानी कि निएंडरथल मानव पकाकर मांस खाते थे, इनकी ये विशेषता है। तो इस प्रकार ये जो निएंडरथल मानव है, यह सभ्य मानव था अगर देखा जाए तो, उन लोगों की अपेक्षा जो ऊपर हम लोग पढ़े। जैसे कि हम लोग जानते हैं इन्हें अक्षर का ज्ञान था, अक्षर की ज्ञान था, आज की तरह नहीं। मतलब ये अपने समूह के कम या ज़्यादा को आभास कर लेते थे, तो इस आधार पर इन्हें अक्षर का ज्ञान था। हम बात करेंगे क्रोमैग्नॉन मानव। क्रोमैग्नॉन मानव जो मित्र है, जो क्रोमैग्नॉन मानव है, बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। जैसे इन्हें हम ग्रिबाल्डी मानव भी कहते, चांसलेट मानव भी कहते, होमो सेपियस मानव भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, कि देखिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस अवशेष को या इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्रोमान्यो कहते हैं, क्रोमैग्नॉन कहते हैं, इसलिए यह नाम पड़ गया क्रोमैग्नॉन मानव। और इन्हें क्रोमान्यो मानव भी कहा जाता है। ठीक है मित्र। और इनकी जो आक्यू है यानी बुद्धि लब्धि है, जो बुद्धि क्षमता है, वो ये होमो सेपियस, ये जो हम लोग नीचे देख रहे हैं होमो सेपियस, इसकी अपेक्षा क्रोमैग्नॉन मानव की ज़्यादा थी, यानी ये ज़्यादा समझदार थे। अब हम बात करेंगे होमो सैपियस। ये जो देखिए होमो सेपियस का जो देखा जाए पूर्वगामी कौन था, क्रोमैग्नॉन मानव। अब होमो सैपियस ये क्या है, ये होमो सैपियस ये आधुनिक वैज्ञानिक नाम है, यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियस। और होमो सैपियस या सैपियस, देखिए कहीं होमो सैपियंस लिखा रहता है, होमो सैपियस भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूजिंग नहीं होना है। हम भारत की बात करें तो भारत में 40,000 वर्ष पूर्व, इस समय जब होमो सेपियस का समय काल था, तो उस समय भारत में 40,000 वर्ष पूर्व इस उच्च पूरा पसार काल चल रहा था होमो सेपियस के समय। तभी तो हमें और उच्च पूरा पसार काल में जैसे कि हम कलाकृति का भी आविष्कार हो गया था, यानी कि
आदि मानव लोग बनाने लगे। जैसे भारत में हम कहे यहाँ भीमबेटका की बात करें तो 500 से भी ज़्यादा वहाँ पर आकृति गुफाओं में मिला है और रंगों का भी प्रयोग किया गया था। तो इसलिए होमो सैपियंस जो मानव था ये आधुनिक मानव था और ये भी अपने मृतकों का संस्कार करता था। अपने औजारों के लिए विशिष्ट, अपने औजारों के लिए, जैसे ये इनका जो औजार होता था वो मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग के औजार होते थे। जैसे इसके जो पूर्व के जो काल था, जो आदि मानव हम लोग पढ़े, एक का उनका जो औजार था वो मल्टीपर्पज था, यानी कि वो एक हथियार से बहुत से काम लेते थे। लेकिन ये जो होमो सैपियंस है वह विशिष्ट कार्यों के लिए विशेष प्रकार के हथियार बनाते हैं। ठीक है मित्रों, यह रहा आप लोगों का मानव का विकास क्रम। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, इस चार्ट के माध्यम से देखें और इसे समझने की कोशिश करें। वीडियो अभी यह जो लेक्चर में जो मटेरियल है सब बना रहा हूँ, जो दे रहा हूँ आप लोगों को बीच, अभी नया नया है। अभी मैं उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो। वीडियो बार बार देखें, वीडियो समय के साथ सुधरते हुए आएगा, अच्छा आएगा। आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।